सुपर कमांडो ध्रुव और डॉक्टर वायरस पार्ट 2 दूसरा भाग। इस कहानी का पहला भाग मेरे ही चैनल पर मौजूद है। आगे की कहानी। और मोटरसाइकिल एक मिसाइल की सी रफ्तार से वृक्ष पशु से आ टकराई। धड़ाक किया। वृक्ष पशु यह वार नहीं झेल पाया। उसका पूरा शरीर लड़खड़ाकर नीचे आ गिरा। धम। इस भीषण टक्कर से मोटरसाइकिल की टंकी भी टूटकर चूने लगी। पेट्रोल ने बहकर वृक्ष पशु के पूरे तने को भिगो दिया। किस्मत ने ध्रुव को एक अच्छा मौका दे दिया था। उसने एक तेज झटके से मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग खींच लिया और किक लगते ही स्पार्क प्लग से कई चिंगारियां निकलकर वृक्ष पशु के पेट्रोल से तर तने पर आ गिरी। देखते ही देखते वृक्ष पशु का शरीर शोलों में घिर गया। ध्रुव ने जीत की खुशी में एक लंबी सांस खींची, पर तभी वृक्ष पशु के माथे से एक लिसलिसे द्रव की धार फूट निकली और इसके तने रूपी शरीर पर दौड़ पड़ी। आग की लपटें शांत होने लगी। वृक्ष पशु एक बार फिर ध्रुव की तरफ बढ़ा और इस बार ध्रुव उसके चंगुल में फंसी गया। हालांकि मोटरसाइकिल की टक्कर से वृक्ष पशु का तना काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, पर उसकी अमानवीय ताकत में कोई कमी नहीं आई थी और उसको जो वनपुत्र को चीरने का आदेश मिला था उसका पालन अब वह ध्रुव के शरीर पर कर रहा था। और राजनगर में स्वर्गीय डॉक्टर वर्गीस के मकान में एक नया घटनाक्रम शुरू हो रहा था। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? तुम दोनों को मिसेज वर्गीस, पर घबराओ मत, हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम्हारे रहने से हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या मतलब? बाहर चलो। कुछ ही मिनटों बाद जब एक कार डॉक्टर वर्गीस के घर से बाहर निकली तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और राजनगर के दूसरे कोने में अब तो मुझे और भी ज्यादा पैसे की जरूरत है। मुझको अपनी पूरी लेबोरेटरी को फिर से बनवाना पड़ेगा। पर डॉक्टर वायरस अगर इस वक्त ध्रुव की हालत देख सकता तो वह ध्रुव की चिंता करना छोड़ देता, क्योंकि ध्रुव की जिंदगी कहानी अब खत्म होने ही वाली थी। जिस वृक्ष पशु में यूकेलिप्टस की जड़ से उखाड़ देने की ताकत थी, उसकी पकड़ से बिना मरे छूट पाना असंभव था। सबसे पहले ध्रुव को ठिकाने लगाना है, वरना वो हमारे प्लान में रुकावट डालता ही रहेगा। अब मुझे एक तीर से दो शिकार करने पड़ेंगे। ध्रुव खुद भी बचने की उम्मीद छोड़ चुका था कि तभी उसकी आंखों के आगे आशा की एक किरण चमक उठी। यह पतला सा तार कैसा है? इतना तो स्पष्ट है कि इस पेड़ को प्रकृति ने नहीं बनाया है, इसको वैज्ञानिक तरीके से पैदा किया गया है। इसके कंट्रोल पैनल करने के लिए इसके अंदर यंत्र लगे हैं और यह तार उन यंत्रों से ही जुड़ा हुआ है। इस तार को तोड़ देने से वे यंत्र भी बेकार हो जाने चाहिए। वैसे भी कोशिश करने में कोई हर्ज तो है नहीं। तार को तोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ध्रुव के हाथ और पैर वृक्ष पशु के शिकंजे में जकड़े हुए थे, पर ध्रुव का सिर अभी आजाद था। लचीले बदन के एक ही मोड़ ने ध्रुव के दांतों को तार तक पहुंचा दिया और सिर के एक झटके से तार खिंचकर बाहर आ गया। तार खिंचते ही कंप्यूटर रिसीवर मृत हो गया। एक चिरचिराहट के साथ वृक्ष पशु के शिकंजे ढीले पड़ गए। आदेश के अभाव में वृक्ष पशु के शरीर की हर हरकत बंद हो गई और ध्रुव आजाद हो गया। ओह, मौत को इतने करीब से मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह भी डॉक्टर वायरस का ही नमूना लगता है। इन खूंखार प्राणियों को बनाने के पीछे डॉक्टर वायरस का जरूर कुछ खूनी मकसद है, और वह मकसद पूरा होने वाले से पहले ही मुझको डॉक्टर वायरस तक पहुंचना होगा। लेकिन ध्रुव से पहले कोई और डॉक्टर वायरस तक पहुंच चुका था। हाँ, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। देखो, यह फोटो मैंने कब से तुम्हारे लिए संभाल कर रखी हुई है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। आज डायमंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन 30 करोड़ के हीरो का एक शिपमेंट लंदन भेज रहा है। हीरो से लदा कंटेनर राजनगर बंदरगाह पर खड़ा है, और पर वे हीरे लंदन नहीं, डॉक्टर वायरस के पास पहुंचने चाहिए, और यह काम तुम करोगे। ध्रुव के लिए डॉक्टर वायरस तक पहुंचने के रास्ते खुलने से पहले ही बंद हो जा रहे थे। तो यह यंत्र उस चलते फिरते पेड़ के अंदर लगा था। ध्रुव, यह दरअसल एक छोटा सा कंप्यूटर चिप है। इसमें दिए गए आदेश रिकॉर्ड हो जाते हैं, और अब वे रिकॉर्ड नष्ट हो गए हैं। इससे अब तुमको कोई मदद नहीं मिल सकती। तो अब मैं क्या करूं? क्या डॉक्टर वायरस तक पहुंचने का अब कोई पे 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 ओह, मेरे पोर्टेबल फोन पर किसी की कॉल आ रही है। हेलो, ध्रुव हियर। लड़के ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा। अब से ठीक आधे घंटे बाद राजनगर डॉकयार्ड में डकैती डाली जाएगी। डकैती डॉकयार्ड की लेन नंबर 5 में कंटेनर नंबर 13 पर डाली जाएगी। अरे, कोई आ रहा है। पर तुम कौन हो? हेलो, सुनो, पुलिस को खबर क्यों नहीं? ओह, फोन कट गया। क्या मुझे पुलिस को खबर करनी चाहिए? नहीं, हो सकता है कि खबर झूठी हो। फोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। पर कुछ भी हो, मुझे तो वहां जाना ही पड़ेगा। अगर वहां पर सचमुच कोई गड़बड़ हुई तो पुलिस को मैं वहां से सूचित कर दूंगा।
पर खबर एकदम सही थी। एक बार फिर नंबर चेक कर लो, मैंने विस्फोटक फिट कर दिए हैं। यही कंटेनर है यार, नंबर 13। डायमंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन का माल इसी के अंदर रखा है। तू जल्दी से पीछे भाग कर आ जा। आओ हीरो वाला डिब्बा उठाएं और यहां से रफू चक्कर हो लें। बड़ाम! धमाका हुआ और कंटेनर के लोहे के दरवाजे के टुकड़े हवा में बिखर गए। कुछ ही सेकंडों बाद दो लुटेरे हीरो भरा बक्सा लेकर तेजी से कंटेनर के बाहर निकले और कार की तरफ लपके, और वे वहां तक पहुंच नहीं पाए। तड़ाक धड़ाक! अगले ही पल कार के अंदर से गोलियों की एक बौछार ध्रुव की तरफ लगी। तड़ 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 तड़, लेकिन झूलते ध्रुव तक कोई भी गोली नहीं पहुंच पाई और ध्रुव ने बंदूकधारी को बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। छनाक ताड़! बाकी दोनों बदमाश हीरो का डब्बा लेकर भागे। उनकी ध्रुव से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन ध्रुव को भी उनको भागने देने का कोई इरादा नहीं था। अब की बार दोनों बदमाश दोबारा नहीं उठ सके। धड़ाक! पूरी लड़ाई 1 मिनट भी नहीं चली। कोई भी बदमाश यह सोच भी नहीं सकता था कि ये दो कौड़ी के गुंडे ध्रुव के सामने 2 मिनट भी ठहर पाएंगे, सिवाय डॉक्टर वायरस के। तुम्हारा फोन सुनकर ध्रुव डॉकयार्ड पर जरूर पहुंचेगा और वहां पर वो अपनी मौत से मिलेगा। 30 करोड़ के हीरे और ध्रुव की मौत की खबर मेरे पास एक साथ ही पहुंचेगी। पर लड़ाई खत्म हो चुकी थी और ध्रुव जीत चुका था, या फिर एक लड़ाई अभी बाकी थी। हीरो का डिब्बा अब किसी के अमानवीय पैर के नीचे दबा था। ध्रुव ने नजरें उठाई और उसने बर्फ मानव को दूसरी झलक देखी। ओह, अब मुझे यकीन हो गया कि इस डकैती के पीछे भी डॉक्टर वायरस का ही हाथ है, क्योंकि तुम्हारे जैसे नमूने को डॉक्टर वायरस के अलावा और कोई नहीं बना सकता। पर तुमने कोड़क पर हमला क्यों किया? जवाब में एक ठंडी और खरखराती आवाज गूंजी। मैं तुमको मारना नहीं चाहता, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम जा सकते हो बर्फ मानव, लेकिन बगैर इस बक्से के। अगले पल यह स्पष्ट हो गया कि बर्फ मानव का इरादा पक्का है, लेकिन ध्रुव आने वाले खतरे को भांप चुका था, इसलिए पहला वार उसके शरीर को नहीं छू सका और बर्फ मानव के शरीर पर एक भीषण वार आ लगा। धड़ाक! परंतु ओह, इससे टकराते ही पल भर में मेरे जूते इतने ठंडे हो गए हैं जैसे कई घंटे बर्फ में दबे रहे हो। यानी मुझे इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं इसकी पकड़ में ना पाऊं और दूर से ही इस पर काबू पा सकूं। धड़ाक! बर्फ मानव लड़खड़ा कर गिरा और गिरे गिरे ही उसका हाथ ऊपर उठा। उसकी उंगली सीधी हुई और उसमें से धुंध की एक लहर निकलकर चेन से जा टकराई। देखते ही देखते चेन बर्फ से ढक गई और ध्रुव के हाथ ठंडे होकर अपने आप चेन से छूट गए। और अब की बार धुंध किरण का निशाना ध्रुव के पैर थे। पल भर में ध्रुव के दोनों पैर बर्फीले शिकंजों में जकड़े गए। अब ध्रुव हिल भी नहीं सकता था और इस शिकंजे को तोड़ पाना उसकी ताकत से बाहर की बात थी। पर बर्फ मानव खुद ध्रुव की तरफ नहीं बढ़ा। उसने हवा में फूंक मारी और गीली समुद्री हवा में मौजूद पानी के कण जमकर आपस में जुड़ने लगे और बात की बात में पानी के कणों ने जुड़कर एक विशालकाय बर्फ के गोले का रूप ले लिया और एक जोरदार किक से बर्फीला गोला तेज रफ्तार से ध्रुव की तरफ लुढ़कने लगा। तड़ाक! इस मनोभारी गोले के नीचे दबने का एक ही मतलब था, एक कुचली और दर्दनाक मौत, और ध्रुव इस मौत को अपनी तरफ बढ़ता देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। पर तभी ध्रुव का शरीर अपने आप जमीन से ऊपर उठ गया और बर्फ का गोला दीवार से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। कड़ाक! यह काम तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो आदमी है वनपुत्र। हाँ ध्रुव, मैं काफी देर से इन दुष्टों के पीछे लगा हुआ था। तुमको यहां पर देखकर मैं अब तक चुप था, पर अब मैं इसको सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा। वनपुत्र के इशारे को सिर्फ धरती के पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि समुद्री पौधे भी समझते थे। वनपुत्र के एक आदेश पर सिवारों के एक झुंड ने अपना आकार बढ़ाकर बर्फ मानव को जकड़ लिया और धीरे धीरे उनकी गिरफ्त कसने लगी। चटक कड़क चढ़ चटाक! पानी की ठंडक में रहने वाले समुद्री सिवारों पर बर्फ मानव की ठंडक का कुछ खास असर नहीं हो रहा था, पर बर्फ मानव के पास अद्भुत शक्तियां थीं। उसने अपने शरीर के तापमान को और नीचे गिरा दिया और उसके बर्फीले शरीर पर लिपटी सिवारों का रंग हरे से बदलकर भूरा हो गया। सारी सिवारें मृत होकर उसके बदन से नीचे आ गिरी। अच्छा, यानी इस प्राणी की शांत शक्ति इसकी ठंडक है, इसलिए इस पर ऐसी चीज से वार करना होगा जिस पर ठंड का असर ना होता हो, जैसे लकड़ी। वनपुत्र का इशारा हुआ और कई जड़ें मोटी कंक्रीट को तोड़ती हुई सतह से बाहर आ गई। कड़र कड़ाक! बर्फ मानव की मोटी जड़ों ने अपने शिकंजे में ले लिया और बर्फीले शरीर को कड़ी और कठोर सतहों पर पटकना शुरू कर दिया। बर्फ मानव के बदन से बर्फ के टुकड़े उड़ उड़कर हवा में उछलने लगे। धड़ाक! अब यह दुष्ट मेरी पकड़ से बचकर नहीं जा पाएगा। वनपुत्र अपने दुश्मन को कमजोर समझने की भयंकर भूल कर रहा था। बर्फ मानव ने अपने शरीर के तापमान को और भी कम कर लिया। भड़ाक! और बर्फ से ढके शरीर पर बर्फ की और भी परतें चढ़ने लगी। उसका शरीर मोटा होने लगा,
जड़ों के शिकंजे ढीले पड़ने लगे और आखिरकार जड़ों का शिकंजा खुल ही गया और बर्फ मानव आजाद हो गया। जड़ें एक बार फिर उसकी तरफ लपकी और इसी पल आश्चर्यजनक शक्ति दिखाते हुए उसने जड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। बर्फ मानव ने वनपुत्र के दोनों हमलों को बेकार कर दिया था, चड़ाक, और अब वह वनपुत्र को कोई मौका नहीं देने के मूड में था। फू। धुंध लहर के टकराते ही वनपुत्र का शरीर बर्फ के खोल में कैद हो गया और वनपुत्र अपने सारे होशोहवास खो बैठा। बर्फ मानव अब हीरो वाले डिब्बे की तरफ बढ़ा, पर इससे पहले कि उसका हाथ बॉक्स तक पहुंच पाता, बॉक्स हवा में उड़ गया। तड़ाक! ध्रुव ने एक बार फिर लड़ाई की कमान अपने हाथ में ले ली थी। इस बर्फीले प्राणी की शक्तियां तो कमाल की हैं, पर यह जिस तरह का भी प्राणी है, जिंदा रहने के लिए सांस तो लेता ही होगा। फटाक! इसलिए मैं इस पर वही अस्त्र आजमाऊंगा जो मैंने किरगी पर आजमाया था, नर्व गैस का कैप्सूल। नर्व गैस ने बर्फ मानव को घेरा तो जरूर, लेकिन बर्फीले शरीर तक पहुंचने से पहले ही नर्व गैस जमकर तरल पदार्थ में बदल गई और नर्व गैस की बूंदें बर्फ में घुल मिल गई। अब क्रुद्ध बर्फ मानव ध्रुव को भी रास्ते से हटा देने पर उतारू हो गया। हालांकि ध्रुव इस बार सतर्क था, पर फिर भी धुंध की लहर उसके कंधे को छूती हुई निकली। बर्र, लग रहा है मैं एवरेस्ट पर खड़ा हूं। इस प्राणी को रोक पाना असंभव लग रहा है। क्या मुझे जिंदगी में पहली बार हार माननी? 1 मिनट, एक उपाय तो सूझ रहा है। क्यों ना चलते चलते इसको भी आजमा लिया जाए। ध्रुव ने अपनी योजना पर अमल करना तुरंत शुरू कर दिया। उसने 13 नंबर कंटेनर के टूटे दरवाजे के लोहे के टुकड़ों को उठाया और कंटेनर के लोहे के दरवाजे के टुकड़े हवा में घूमते हुए बर्फ मानव के शरीर से टकराने लगे, पर नुकसान रत्ती भर का भी नहीं हुआ। लोहे के सारे टुकड़े बर्फीले शरीर में थोड़ी दूर धंसकर रह गए। खचफचाक! अब बर्फ मानव खतरनाक तरीके से ध्रुव की तरफ बढ़ा। ध्रुव अपना वार खाली जाता देखकर तेजी से भागा और बर्फ मानव की नजरों से ओझल हो गया। भाग गया, अच्छा ही हुआ, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। अब मैं ये हीरो भरा बॉक्स ले जाकर डॉक्टर वायरस को सौंप दूं और उससे अपना हिसाब भी साफ। घर तभी अपने पीछे एक घरघराहट सुनकर बर्फ मानव घूमा और पल भर के लिए हिलना भूल गया। विद्युत चुंबक लगी विशालकाय क्रेन लेकर ध्रुव उसकी तरफ बढ़ रहा था। भीमकाय क्रेन की बॉडी पर बर्फ मानव के वारों का कोई असर नहीं हो रहा था। बर्फ मानव के कुछ सोच पाने से पहले ही ध्रुव ने विद्युत चुंबक को चालू कर दिया। बर्फ मानव के शरीर में धंसे लोहे के टुकड़े विद्युत चुंबक से आकर्षित होने लगे और उनके साथ ही बर्फ मानव का बदन भी चुंबक से जा चिपका। खटाक! चुंबक के सामने बर्फ मानव की सभी शक्तियां बेकार थी। अब बताओ डॉक्टर वायरस के चमचे कि डॉक्टर वायरस मुझे कहां पर मिलेगा? सुनो लड़के, मुझे जाने दो। मैं डॉक्टर वायरस का सहयोगी नहीं हूं, पर मेरे लिए इन हीरो को डॉक्टर वायरस तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है? क्योंकि उसने मेरी पत्नी और बेटी का अपहरण कर लिया है। मेरा नाम डॉक्टर एम वर्गीस है। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक डॉक्टर वर्गीस, आपकी यह हालत कैसे हो गई? पहले मुझे चुंबक से छुड़ाओ, फिर बताता हूं। डॉक्टर वर्गीस ने ध्रुव को गुप्त लेबोरेटरी की तबाही तक की कहानी सुना दी। पर बर्फ में दबकर मैं मरा नहीं। बीटा वायरस के अजीबोगरीब असर ने मुझे जिंदा तो रखा, पर बर्फ मानव के रूप में बदल दिया। मुझे तो इस वक्त यह भी नहीं मालूम कि मैं कितने दिन बेहोश रहा, लेकिन मुझे इतना पता था कि डॉक्टर वायरस का अड्डा राजनगर में ही कहीं पर है। होश में आते ही मैं नदियों के अंदर तैरता तैरता राजनगर तक आ पहुंचा। जिस वक्त तुम कोड़क से लड़ रहे थे, उसी वक्त संयोगवश मैं नहर के रास्ते से गुजर रहा था। कोड़क पर नजर पड़ते ही मैं समझ गया कि यह प्राणी डॉक्टर वायरस का आदमी है। मैं उसको बेहोश करके अपने साथ ले जाना चाहता था, ताकि उससे डॉक्टर वायरस का पता मालूम कर सकूं। पर तुम्हारे होश में आ जाने से, डॉक्टर स्टाफ के घटनास्थल पर पहुंच जाने से मुझे खाली हाथ भागना पड़ा। और फिर जब तक मैं डॉक्टर वायरस को ढूंढ पाता, उसने मेरे परिवार का अपहरण कर लिया और उनको मारने की धमकी देकर मुझे इस डकैती के लिए भेज दिया। ओह, यानी मुझको डकैती पड़ने की सूचना डॉक्टर वायरस ने ही भेजी थी। उसको पूरा यकीन होगा कि आप मुझे डॉक्टर वायरस के रास्ते से हटा देंगे। अब मुझे समझ में आ रहा है। आप वनपुत्र को होश में लाइए, फिर मैं डॉक्टर वायरस को ठिकाने लगाने की योजना बनाता हूं। और इसी वक्त ये देखो डिप्टी, मैंने बीटा वायरस में और सुधार करके बीटा वायरस प्लस बना लिया है। तुम शकूरा को बुलाओ और हाँ, क्लोरोफॉर्म तैयार रखना। और लेबोरेटरी से थोड़ी दूर पर मुख्य इमारत के पास एक नया घटनाक्रम शुरू होने वाला था। उफ, इतनी कड़ी धूप में पहरेदारी, क्या जिंदगी है। पसीने की धारें बह रही हैं। इस समय तो हम लोगों को हिल स्टेशन की बर्फीली वादियों में होना चाहिए था। अगले ही पल दोनों पहरेदारों की इच्छा राजनगर में ही पूरी हो गई। दुनिया की सबसे अजीबोगरीब टीम अपना कमाल दिखाने आ चुकी थी। ये दोनों तो गए। मेरी पत्नी और बेटी उस कमरे में कैद है, पर वहां तक पहुंचा कैसे जाए, वह तो मुझ पर छोड़ दो।
वनपुत्र का आदेश पाकर एक बेल तेजी से दीवार पर चढ़ने लगी। कर्रर्रर्र। खिड़की तक पहुंचकर बेल सलाखों पर लिपटी और पूरी खिड़की दीवार से अलग हो गई। कड़ाक। मम्मी! और देखते ही देखते बेल ने दोनों को अपनी गिरफ्त में लेकर उनको सुरक्षित खिड़की के बाहर खींच लिया। लेकिन इसी वक्त डॉक्टर वायरस अपने डिप्टी के साथ लैब से बाहर निकल आया। बेचारा शकूरा क्लोरोफॉर्म सूंघते ही चित्त हो गया। उसको तो बीटा वायरस प्लस के इंजेक्शन का दर्द तक महसूस नहीं हुआ होगा, पर मेरा प्रयोग कामयाब रहा। शकूरा वही बन गया है जो मैं चाहता था। अब मुझे इस वायरस का उत्पादन बड़े पैमाने पर करना है और ऐसे कम से कम 5000 प्राणियों की फौज। डॉक्टर वायरस बोलते बोलते चुप हो गया क्योंकि उसके सामने बर्फ मानव के साथ ध्रुव खड़ा हुआ था। ओहो, तो तुम आ गए और ध्रुव को भी अपने साथ ले आए। वेरी गुड वेरी गुड। पर वे हीरे कहाँ हैं? बर्फ मानव मुझे लेकर नहीं आया डॉक्टर वायरस, बल्कि मैं इसको लेकर आया हूं और तुम्हारे हीरे इधर हैं। यह तो वही जंगली है और इसके साथ मेरे दोनों कैदी हैं। यानी तेरा खेल खत्म हो गया है दोस्त। ऐसा तुम समझते हो जंगली। डिप्टी, भून डालो इन सबको। गोलियां चली तो जरूर, पर अपने निशाने तक पहुंचने से पहले ही एक बर्फ की दीवार से जा लड़ी। मशीन गन डिप्टी के हाथों से छिन गई और एक भीषण मुक्के ने उसको बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। दौड़! अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर वायरस। पर तभी डॉक्टर वायरस चीख उठा, शकूरा अटैक! और अगले ही पल लेबोरेटरी की दीवार को तोड़ती हुई जो आकृति बाहर निकली, धड़ाक! उसे देखकर यह कहना मुश्किल था कि वह वृक्ष है या मानव, या फिर वृक्ष मानव। ओह, अपने बीटा वायरस का इतना घातक उपयोग तो मैं सोच भी नहीं सकता था। रुको बर्फ मानव, यह जो कुछ भी है इस समय पेड़ के रूप में है और इस रूप में इसको वनपुत्र का आदेश मानना ही पड़ेगा। ठहरो, वहीं पर रुक जाओ। लेकिन वनपुत्र के आदेश का वृक्ष मानव पर कोई असर नहीं पड़ा और अगले पल वनपुत्र के सिर पर एक धमाका हुआ। भड़ाम! इससे तुम लोग जीत नहीं सकते। हा, इस पर तुम्हारी शक्तियां बेअसर हैं। अब भी हार मानकर मेरी शरण में आ जाओ बच्चों। कभी नहीं, इसको तो मैं रोकूंगा। वृक्ष मानव के पैरों को बर्फ ने धरती में जमा दिया, लेकिन यह बंधन वृक्ष मानव को रोकने के लिए काफी नहीं था। कड़ाक! अब बर्फ मानव ने अपने शरीर के तापमान को और नीचे गिरा दिया और वृक्ष मानव का पूरा शरीर बर्फ की तहों में लिपटने लगा। बर्फ मानव को पूरा यकीन था कि उसका यह वार खाली नहीं जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यह क्या? यह नहीं हो सकता। मेरी बर्फ कैद को कोई भी नहीं तोड़ सकता। यह भी उसी बीटा वायरस की पैदाइश है जिसने तुमको बर्फ मानव बनाया है, इसलिए तुम्हारे किसी भी वार का असर इस पर नहीं होगा। पर तुम पर इसके वारों का असर होगा या नहीं, यह कह पाना मुश्किल है। वृक्ष मानव की भुजाएं बर्फ मानव पर आकर कस गई और उसका शरीर कसने लगा। पकड़ बहुत जबरदस्त थी। बर्फ मानव को अपना शरीर अंदर से कड़कड़ाता हुआ महसूस हो रहा था। कड़कड़ कड़कड़ चड़ाक! कि तभी उड़ता हुआ एक शरीर वृक्ष मानव के पैरों से आ टकराया और वृक्ष मानव अपना संतुलन खोकर जमीन पर आ गिरा और उसी पल बेशुमार लताओं और झाड़ियों ने उसके शरीर को जमीन से बांध दिया। वनपुत्र होश में आ चुका था और उसकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने एक हल्के से झटके से सभी बंधनों की जड़ें जमीन से बाहर आ गई। चट चट चटाक! ओह, इसने तो मेरे सभी वारों को बेकार कर दिया है। ये आग उगलने वाला हथियार, यह इसको जरूर खत्म कर देगा। वनपुत्र ने शिकारियों को बंदूक चलाते तो कई बार देखा था, पर वह खुद आज पहली बार गोलियां दाग रहा था और उसका यह पहला प्रयास ही बेकार साबित हुआ। सारी गोलियां कड़े तने में धंसकर बेकार हो गई। तड़ 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 तड़! मूर्खो, मेरे वृक्ष मानव पर तो बम और मिसाइलें भी बेकार हैं। इन छोटी मोटी गोलियों से तो इसको खरोच तक नहीं लगेगी, पर अब ये तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर इस पर अल्ट्रा वायलेट किरणें डाली जाएं तो वे बीटा वायरस को नष्ट कर देंगी और ये अपने असली रूप में आ जाएगा। नहीं ध्रुव, मेरा बीटा वायरस पर अल्ट्रा वायलेट किरणें बेअसर हैं। ऐसे तो ये सचमुच हम सबकी मौत बन जाएगा। अब हमको अपनी सम्मिलित शक्ति लगानी होगी, पर अब हम क्या कर सकते हैं? वनपुत्र, जिस तरह से मनुष्य और पशुओं की रगों में खून बहता है, उस तरह पेड़ पौधों की नलिकाओं में पानी बहता है। अगर किसी तरह से इसके शरीर से वो पानी बाहर निकाल दिया जाए तो यह बेदम हो जाएगा। पानी बाहर कैसे निकलेगा? देखो वनपुत्र, यह सरकंडे की झाड़ियां ये पानी को भी सोखती है और तुम्हारे आदेश भी मानती है। मैं समझ गया ध्रुव, अब तुम देखो। वनपुत्र का इशारा पाते ही सरकंडे की नलियां और भी लंबी होकर सर्र सर्र खर्र जड़ों के रास्ते वृक्ष मानव के तने जैसे शरीर में प्रविष्ट हो गई और पानी चूसने लगी। वृक्ष मानव कराहकर तेजी से दूर भागा, पर सरकंडे भी साथ साथ ही लंबे होते गए और कुछ ही मिनटों में सरकंडों ने
वृक्ष मानव के शरीर का सारा पानी सोख लिया। वह लड़खड़ाकर जमीन पर आ गिरा, पर अब भी उसमें थोड़ी सी जान बाकी थी। अरे, यह उस फव्वारे की तरफ बढ़ रहा है, पानी के लिए। अगर इसके शरीर में पानी दोबारा पहुंच गया तो फिर हमारी जान नहीं बचेगी। बर्फ मानव! ध्रुव का इशारा समझकर बर्फ मानव ने अपने शरीर का तापमान और नीचे गिरा दिया। उसके हाथों से धुंध की लहरें निकली और फव्वारे का पानी जमने लगा। वृक्ष मानव की जड़ें पानी तक पहुंच पाने से पहले ही पूरा पानी जम हो चुका था। वृक्ष मानव ने अपनी ताकत के आखिरी कतरे का इस्तेमाल करते हुए हवा में खड़े होने की कोशिश की, किंतु वह दोबारा उठने लायक नहीं रहा। वाह ध्रुव, तुम्हारी योजना की बदौलत हमने इस खतरनाक और अजय प्राणी को भी मात दे दी। वह तो ठीक है वनपुत्र, लेकिन डॉक्टर वायरस किधर गया? लगता है कि वह वृक्ष मानव की पिटाई देखकर भाग खड़ा हुआ। वह समझ गया होगा कि उसका तुरुप का पत्ता भी तुम्हारे दिमाग के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन यह तो बहुत बुरा हुआ। वह बीटा वायरस का रहस्य अपने साथ ही लेता गया है और यह पूरी मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। नहीं ध्रुव, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान मैं बीटा वायरस की काट भी ढूंढ लूंगा। आखिर मुझे भी तो अपने असली रूप में वापस आना है और इस बेचारे शकुरा को भी डॉक्टर वायरस के चंगुल से आज़ाद कराना है। ध्रुव की जिंदगी का एक और अभियान सफलता पर खत्म हुआ था, और पर उसके जानी दुश्मनों में एक नया नाम जुड़ गया था, डॉक्टर वायरस। इस छोकरे ध्रुव ने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए, मेरी वायरल फौज को खत्म कर दिया। मैं बदला लूंगा, जरूर लूंगा, और वह प्रतिशोध इतना खतरनाक होगा कि पूरी दुनिया कांप उठेगी। समाप्त।